हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू एनवी लर्निंग प्लेटफॉर्म। चलिए सो हम पढ़ते हैं आज। फिर हम पढ़ रहे हैं आज मिरर इमेज पढ़ना है। मिरर हमारा हो चुका था, मिरर हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो ये वाला टिक हम लगा दो, मैंने मिरर लिख दिया है कि कंप्लीट हो चुका है। अब हमें पढ़ना है लेंस। तो लेंस फार्मूला इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, ये फॉर्मूला है जिसको आपको लर्न करने की जरूरत है। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट ट्रिक दे रही, मतलब नोट्स दे रही हूँ, शॉर्ट नोट्स जिसमें फार्मूला, तो इसके लिए मैंने ये लिखा हुआ है। देखो अब यहाँ पे 1/r1 1/r2 किसको बोलते हैं। देखो ये वाला है, ये एक साइड का ये लेंस बनती है जो बाई ये का दोनों साइड से हाफ हाफ अगर देखा जाए तो ये कनकेव और एक कनकेव और कन्वेक्स मिरर दोनों होती है। देखो एक साइड ये वाली है, दूसरी साइड ये वाली। तो ये इसका R1 है, ये R2 है। अगर R1 R2 दोनों इक्वल हो जाए उस केस में क्या होगा। देखो तो हमने R1 इज इक्वल टू R2 लिया है, तो R1 इज इक्वल टू R2 हो जाए तो उस केस में क्या होगा, 1/f म्यू माइनस 1/r1 की जगह पर 1/r माइनस, और ये है R2 इज इक्वल टू, इसका नेगेटिव वाला लेते हैं क्योंकि कन्वेक्स मिरर, तो ये 1/r1। ठीक है, तो सी f1/f इज इक्वल टू, ये दोनों 2 हो जाएगा। हाँ, तो ये हो जाएगा म्यू माइनस 1/r इंटू 2। ठीक है, 2 म्यू माइनस 1/r। ठीक है, समझ गया, यहाँ तक समझ आ गया। चलिए अब है इक्यू कॉन्वेक्स लेंस। इसको बोलते हैं, अगर आपसे पूछ जाए, ऐसे इतना ईजी पूछता नहीं है लेकिन मान लो पूछ दिया, तो ये इक्यू कॉन्वेक्स लेंस है, ये इक्यू कॉनकेव लेंस है। ये वाला आपका इक्यू कॉनकेव लेंस है। ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, मतलब एक साइड प्लेन और एक साइड कन्वेक्स लेंस है। और चौथा है प्लेनो कॉनकेव लेंस, एक साइड प्लेन है, दूसरे साइड कॉनकेव लेंस है। ठीक है, समझ आ गया। चलिए अब है लेंस मेकर फॉर्मूला इज इक्वल टू, जैसे वहाँ पे था मिरर फॉर्मूला, वैसे ये लेंस मेकर फॉर्मूला। यहाँ पे 1/f इज इक्वल टू, वहाँ पे 1/v प्लस 1/u था, बट यहाँ पे माइनस होता है। ठीक है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, याद रखिएगा। ठीक है, इसका अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, कि जैसे कि अगर आपको डायरेक्ट इमेज का डिस्टेंस निकालने दिया जाए, तो आपको ये फॉर्मूला याद हो तो झट से हो जाएगा कि FU बाई, यहाँ पे देखो FU/F प्लस यू होगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे था FU/F माइनस यू था, क्योंकि वो डिस्टेंस अभी इधर इस साइड वाली F जाएगी, ये इधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी ना, तो इसे FU/F प्लस यू। ठीक है, मैग्नीफिकेशन, नॉर्मल मैग्नीफिकेशन जैसे वहाँ होती है वैसा ही, H ऑफ इमेज मतलब हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू b माइनस यू। अब देखो यहाँ पे b माइनस यू, वहाँ पे हमारा क्या था, माइनस b बाई माइनस यू। ठीक है, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू f/f प्लस यू, f/f प्लस यू। अगर हमारा मैग्नीफिकेशन इमेज का मतलब ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और वैल्यू उसके बाद हमें फोकल लेंथ दी हुई है, तो f/f प्लस यू। अब हो गया हमारा यहाँ तक मिरर भी, लेंस भी कंप्लीट हो गई, मिरर भी कंप्लीट हो गई, ओवरऑल सारी कंप्लीट हो गई। अब हमें पढ़ना रिफ्रैक्शन। ठीक है, चलिए देखो अब है रिफ्रैक्शन। द रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है। देखो ये हमारा मैंने बनाया, ये एक्सपेरिमेंट आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखो यहाँ तक मैं आपको एनसीईआरटी भी दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। वो हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, बस लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे हैं, बेसिकली लैंग्वेज जो इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह है वो पढ़ रहे हैं, और लैंग्वेज को हम बुक के एनसीईआरटी की इतनी लैंग्वेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो मेन है उसको मैं पढ़ा रही हूँ। देखो ये सब मैंने बना दिया है। इंटरनल रिफ्लेक्शन है, वो भी हम पढ़ेंगे अभी आगे, इसको मैंने स्किप किया है। पहले यहाँ तक देखो, इससे पहले रिफ्रैक्शन लिखा हुआ है, रिफ्रैक्शन से पहले देखिए तो है मिरर इक्वेशन। मिरर यहाँ तक हमने पढ़ लिया था एनसीईआरटी, यहाँ तक देखो मिरर इक्वेशन आपका जो निकला सो यहाँ तक है। ये भी हमने पढ़ लिया था कि हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस BYU, ये सारे मिरर के थे, हो गए यहाँ तक। चलिए ठीक है, सो अब देखो अब यहाँ पे है कि रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर के थ्रू रिफ्रैक्शन बोला जा रहा है। यहाँ पे है म्यू1, ये जो एक इसमें रिफ्रैक्शन होती है तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, चेंज होती है, तभी मीडियम डिफर होता है। डिफर मीडियम होने का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का चेंज होना। तो म्यू1 है, ये म्यू2 है, दोनों एक दूसरे से अलग है। ये जो u इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, b इज इक्वल टू इमेज का डिस्टेंस, आई ऑब्जेक्ट का इमेज, यहाँ पे इमेज होगा, ओ मतलब ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे, आर मतलब नॉर्मल आर जो हम लिखते हैं, रेडियस। ये देखो यहाँ पे होता है म्यू माइनस म्यू2/v माइनस म्यू2 इज इक्वल टू, यहाँ है म्यू2 यहाँ पे, v यहाँ पे, तो म्यू2/v माइनस म्यू1/u इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1/r। समझ गए, यही होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए समझ आ गया। म्यू2/v माइनस म्यू1/u इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1/r। समझ गए।
चलिए अब इसी यहीं पे हम इसी के साथ साथ पढ़ लेते हैं प्रिज्म। प्रिज्म इज इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है, प्रिज्म का फॉर्मूला होता है डेल्टा। डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा। डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए इज इक्वल टू, और जहाँ पे ए इज इक्वल टू होता है प्रिज्म का ये वाला जो है ए है, ठीक है। प्रिज्म एंगल ए इज इक्वल टू प्रिज्म एंगल, प्रिज्म एंगल, ठीक है। ए इज इक्वल टू प्रिज्म एंगल, ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2, समझ गए। चलिए अब देखिए आई इज इक्वल टू ई, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस दोनों इक्वल है तो R1 इज इक्वल टू R2 दोनों इक्वल है, तो डेल एम इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 बाई साइन R बाई 2 साइन ए बाई 2, ठीक है। चलिए क्योंकि यहाँ पे हो जाता है म्यू इक्वल टू साइन ए बाई साइन आई बाई साइन आर होगा, तो यहाँ पे हो जाता है म्यू ए प्लस डेल एम बाई 2 इज इक्वल और बाई साइन ए बाई 2, ये भी फॉर्मूला है, इसको भी याद रखिएगा। यहाँ पे देखो थीटा, अब इस केस में क्या है, थीटा लेस देन 5 डिग्री, अगर थीटा है बहुत, ये ई वाला तो नॉर्मल हो गया, अगर थीटा है जो 5 डिग्री से कम है, 5 डिग्री एंगल से कम है, तो सीधे यहाँ पे डेल एम इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए लिख देंगे, ठीक है। बहुत छोटे एंगल के लिए निकाला, अगर छोटा एंगल के लिए निकालना हो तो सीधे के सीधे हम क्या करेंगे, म्यू माइनस 1 इंटू ए। चलिए तो ठीक है, अब हम पढ़ना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में होता है, इसके क्या होता है, मीडियम, इसमें मीडियम है, डेंसर मीडियम है, इससे रेयर मीडियम में जाते हैं, ठीक है। डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, रेयर मीडियम में क्रिटिकल एंगल हो, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू क्रिटिकल एंगल, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एट एंगल क्रिटिकल एंगल, यहाँ पे साइन थीटा मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस बाई साइन आई साइन आर बाई साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू 1, ठीक है। म्यू टू इज इक्वल टू क्या था, यहाँ पे हमारा म्यू, ये हमने म्यू R2 दिया है, आर बाई आई दिया है, तो आई इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री की जगह पे 1 हो जाएगा, और ये रेयर मीडियम में है तो रेयर मीडियम का 1 होता है, तो 1 बाई म्यू, ये समझ गया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू 1 माइनस म्यू, म्यू के इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। चलो अब इस क्रिटिकल एंगल को मैं एनसीईआरटी से देख कर बताती हूँ आपको। चलो देखिए अब है क्रिटिकल एंगल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या लिखा हुआ है, सिंपल सिंपल सा लिखा हुआ है कि व्हेन द लाइट ट्रेवल फ्रॉम ऑप्टिकल डेंसर मीडियम से टू रेयर मीडियम, ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला कि मीडियम डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है एट एन इंटरफेस, इट इज़ पार्शियली रिफ्लेक्टेड बैक, ये रिफ्लेक्टेड हल्का सा रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है इन द सेम मीडियम, उसी डेंसर मीडियम में, एंड देन पार्शियली रिफ्रैक्टेड टू द सेकेंड मीडियम, और कुछ है जो रिफ्रैक्ट सेकेंड मीडियम में रिफ्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब पार्शियली है, यहाँ पे याद रखिए पार्शियली है, नॉट कम्प्लीटली, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्शियली रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है और फिर पार्शियली जो बचा हुआ होता है वो रिफ्रैक्ट होता है, ठीक है, दूसरे मीडियम में, तो उसी को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। अब उसी को सारा आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया हुआ है, सो देखो ठीक है, ये इसी को एक्सपेरिमेंट दिखाया हुआ है। सो यहाँ पे एक रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, यहाँ पे वापस एक मीडियम आई, एक मीडियम यहाँ पे आने के बाद ये कुछ है जो वापस इंसिडेंस हुआ, फिर रिफ्लेक्ट हुआ, ये सब आपको सारा किया हुआ है, आप सब देखोगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही सारा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये मैं नहीं पढ़ा रही हूँ एंड लाइन टू लाइन, बिकॉज मुझे नो इंपॉर्टेंट पढ़ानी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिकली, अब एक डेमोस्ट्रेट मतलब एक एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होता है, वो दिया हुआ है, ठीक है। सो अब देखो डेमोस्ट्रेशन है कि एक ऐसे ही ऑप्टिकल कैसे कैसे इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, उसको पूरा डेमोस्ट्रेट करके दिया हुआ है, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए जैसे कि आप ये मिराज पढ़ते हो ना, जो मिराज दिखता है आपको, जैसे मिराज का मतलब होता है ना कि बिन पानी के आपको ऐसा दिखेगा ना, जैसे कि बहुत ज़्यादा डेजर्ट एरिया में चले जाओ, जैसे कि मतलब रेगिस्तान वगैरह में, तो आपको ना बालू में क्या दिखेगा, पानी के जैसा दिखेगा, वो पानी होता नहीं है, जितने जैसे जैसे उसके पास जाओगे आपको दूर होता दिखेगा वो, क्यों, क्योंकि वो मिराज जैसा होता है, आपको पानी ना होते हुए भी पानी के जैसा दिखता है, तो उसको मिराज फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए ये सारा है, ये सब ये इसका आपको बोला जाएगा कि मिराज का कौन सा टेक्निकल एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लिखना है, बस यही पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं। मिराज फॉर्मेशन के बारे में उतना नहीं पूछता है, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक नॉर्मल केस में जब एयर यूनिफॉर्म, तो एक बंदा पेड़ है, अब पेड़ का रिफ्रैक्शन इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट दी हुई है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज़ कर रही है, तो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट इसका छाया दिखेगा। किसी भी चीज़ का हमें छाया दिखता है तो हमें किस चीज़ में दिखता है, हमें मतलब पानी में ही दिखता है, तो आपको लगेगा कि इसका छाया दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, पानी है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। चलिए फिर आगे बढ़े, चलिए
देखो यहाँ पे डायमंड शेप का जो कुछ बना हुआ है, मतलब ऐसे जो एंगल यहाँ पे एक ए बी करके कुछ ऑब्जेक्ट है। इस ए बी ऑब्जेक्ट के ऊपर गई, यहाँ पे एक एंगल बनी, यहाँ से फिर टर्न हुआ। देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, प्रिज्म है, ये सब प्रिज्म राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में रखा हुआ है, तो ऐसे यहाँ पे बना। अगर इसको सीधे ट्रायंगल के फॉर्म में, तो वापस ही सेम साइड में बनेगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी। और उसके बाद ये वाली प्रिज्म लोगे तो एज इट इज़ बनेगी, रिवर्स बनेगी, लेकिन उसका अपोजिट साइड में बनेगी, बट डायरेक्शन क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। ठीक है, ऐसे ही डायमंड शेप है। फिर प्रिज्म ये नॉर्मल सा, और फिर उसके बाद प्रिज्म का हुआ। और फिर ये देखिए यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर में जैसे है कि एक साइड में लगाती है, यहाँ पे जैसे जिगजैग फॉर्म में निकल के फिर बाहर ऐसे एज इट इज़ निकल जाता है। ठीक है, ये सब कुछ एग्जांपल्स है, जो एग्जांपल्स आपको पढ़ने चाहिए, ये एग्जांपल्स आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। ये सारे आपसे पूछा जाएगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कौन कौन से एग्जाम एप्लीकेशन पे, मतलब कौन कौन से एप्लीकेशन कौन कौन सा एप्लीकेशन आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये चारों आप बता सकते हो कि एक मिराज फॉर्मेशन, दूसरा डायमंड वाला, डायमंड शेप बना, डायमंड का फॉर्मेशन नोन एज द स्पेक्ट्रल ब्रिलियंस, मतलब डायमंड की जो चमक होती है ना, इसको देखना डायमंड का एक बल डल होता है, जैसे उसको जो कोर के फॉर्म में रहता है। कोर का फॉर्म मतलब जैसे जस्ट उसको खदान में से निकालते हैं, तो उसके बाद देखना उसको डायमंड को एक शेप में काटा जाता है, क्रिस्टल के फॉर्म में उसको शेप, मतलब कहीं से इधर को निकल इधर को, तो वो इसलिए काटा जाता है ताकि उसको ना एक रूम में, अगर बहुत बड़ा डायमंड एक रूम में रख दो तो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंस उसकी चमक होती है, वो उसकी उसका शेप वही वैसा फॉर्मेशन किया जाता है। फिर प्रिज्म के फॉर्मेशन प्रिज्म पे भी, और फिर उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। चलिए आगे बढ़े। ओके, देखो ये सभी मैंने बता दिया है कि रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस बाय लेंस, ये भी बताया है मैंने, स्फेरिकल सरफेस से और लेंस से कैसे कैसे होता है, ये सब भी देख लिया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सब आपको एग्जाम, ये सब उस पूरा सॉल्व करके दिया हुआ है, जिसका हमें बस अभी फार्मूला से मतलब है, बिकॉज हमें नीट के पर्पज़ से हम शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, तो उसमें हमें फार्मूला डिराइव करने नहीं देता है, और इसी के लिए हमें बस फार्मूला लर्न होनी चाहिए। यहाँ पे म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन बाई आर, जो मैंने फार्मूला आपको लिखवाया है, ये वाला फार्मूला दिया होगा। ठीक है, और रिफ्रैक्शन बाई ए लेंस के थ्रू जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ समझ गए। चलिए देखो ऐसे ही है, यहाँ पे देखो, यहाँ से फाइनली इसका डिराइव हो गई 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये भी आपको समझ आ गया। चलिए अब है लेंस, पावर ऑफ द लेंस का पावर, मतलब यहाँ पे लिखा पावर ऑफ ए लेंस का पावर है जो क्लियरली कन्वर्जेंस, जो मेजर करता है कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस लेंस विच इज लेंस इंट्रोड्यूस इन द लाइट फॉलिंग ऑन इट क्लियरली एट द शॉर्ट ऑफ फोकल लेंथ। इसलिए सबके ना आप शॉर्ट फॉर्म नोट्स याद रख लो। ठीक है, चलिए समझ आ गया। अब है देखिए, यहाँ पे मैंने रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म के थ्रू भी रिफ्रैक्शन मैंने बता दिया है, यहाँ पे जो दिया हुआ था। यहाँ पे देखिए मैंने ये भी बताया है कि यहाँ R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए के इक्वल होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल होता है। ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये वाली जो एंगल है आपकी एंगल ऑफ प्रिज्म होती है। यहाँ पे डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, यहाँ पे ई इज इक्वल टू इमरजेंस हुआ, ये इंसिडेंट रे हुई, इमरजेंस हुई, ये भी बता दिया मैंने। N21 इज इक्वल टू N2/N1, ये सब सेम है, जो मैंने बताया है उसी को पूरा डिराइव करके दिया हुआ है। ठीक है, अगर नहीं हो पाए तो ये वाला ग्राफ भी याद कर लीजिए, VBI है। ठीक है, याद कर लो, ये ग्राफ एक बार पूछा हुआ है, तो ये ग्राफ भी याद कर लो। प्लॉटिंग है, देखो एंगल ऑफ डेविएशन, ये एंगल ऑफ डेविएशन है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में कैसे ग्राफ बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन के बीच का ग्राफ जो बनता है वो याद कर लीजिए। ये हमारी जो हो गई, यहाँ पे हमारे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब देखो, अब हमें एक रीडिंग वाली चैप्टर आएगी, जिसको लिटरली हमें ऐसे जैसे हम बायो पढ़ते हैं वैसे रीडिंग करने की पेजेस है। पेज नंबर 332, मतलब पेज नंबर 332 से लेकर यहाँ से लेकर, और आपको पेज देखा जाए तो ये वाली पेज 335 तक आपको बेसिकली रीडिंग करने की है, जिसमें है डिस्पर्शन बाय प्रिज्म, इसको पढ़िएगा, रीडिंग करना है। और इसमें आपको दिया हुआ है कि कैसे कैसे प्रिज्म में डिस्पर्शन होता है, रेनबो कैसे फॉर्मेशन होती है, जैसे सब नेचुरल, और कुछ इसका वेवलेंथ भी दिया हुआ है कुछ लाइट्स की। देखिए यहाँ पे NCERT में दी हुई, तो आपको 100% याद रखनी पड़ेगी, नो डाउट। ठीक है, तो कुछ वेवलेंथ दी हुई है, जैसे वॉलेट की, ब्लू की, येलो की, ग्रीन की, तो येलो रेड, ये सब की आपको वेवलेंथ लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है,
कुछ इंपॉर्टेंस है। और यहाँ पे देखो सम नेचुरल फेनोमेना ड्यू टू सनलाइट की वजह से नेचुरल फेनोमेना होती है, जैसे रेनबो होता है। रेनबो कैसे फॉर्मेशन होती हैं, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैसे होती हैं, ये सब की जैसे कि नियर हॉरिजन पे कब होता है, नियर ओवर हेडेड कब होती है, ये सब तो आपको पता ही है ना। तो ये ओवर हेडेड हमारा एकदम दोपहर के टाइम में होती है, ठीक है। तो ये सब पता है। अब हम पढ़ते हैं, यहाँ तक आप रीड कर लोगे। अगर रीड करिएगा आप, फिर आपको जहाँ पे जो प्रॉब्लम हो आप मुझे पेज नंबर मेंशन करके लिख सकते हो कमेंट में, मैं आपको एग्जैक्ट उसको अच्छे से समझा दूँगी, एक्सप्लेन करके बताऊँगी, ठीक है। क्योंकि आपको ये वाले ये पेजेस जो आएंगे वो रीडिंग के बेसिस पे ही आएंगे। चलिए अब हमें पढ़ना है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलिए देखो, अब पढ़ना है हमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। जो इंस्ट्रूमेंट हमें दी हुई है, देखो, ए नंबर ऑफ ऑप्टिकल डिवाइस एंड इंस्ट्रूमेंट हैव बीन डिजाइन यूटिलाइजिंग रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ मिरर, लेंस एंड प्रिज्म। बोला जा रहा है कि मिरर को लेकर, लेंस को लेकर, प्रिज्म को लेकर बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं। कुछ नेचुरल भी हैं, कुछ बनाया गया है। नेचुरल मीन्स जैसे हमारी आँखें हैं, वो भी तो एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के जैसे ही काम करती है, ठीक है। जैसे इसमें कुछ है कि पेरिस्कोप, कैलिडियोस्कोप, बाइनोकुलर्स जिसमें हम देखते हैं ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, दूरबीन बोलते हैं जिसको, हाँ। टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं मतलब वो मून्स वगैरह देखने के लिए। माइक्रोस्कोप जो छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह देखने के लिए। आर द some example of optical device and instrument that are common in use, जिसका कॉमनली बेसिकली यूज़ होता है, ठीक है। अब यही सब हमें एक दो उसमें से पढ़ने हैं। एक तो आइज़ के बारे में पूरा का पूरा आपको डिटेल दिया हुआ है इसमें कि हमारा कौन कौन, आप तो बायो के स्टूडेंट हो तो आपको आइज़ के बारे में तो पूरा पहले से क्लियर होगा। एक पूरा का पूरा हमारा एक टॉपिक ही आइज़ पढ़ना है, आगे नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे ब्रेन वाले चैप्टर में। एक आइज़ है, तो ये कैसे कैसे इसमें कौन कौन से मसल्स होती हैं, क्या हमारी रेडिएशन होती है, ये वगैरह आप पढ़ लेना। आपको अगर प्रॉब्लम होगी तो आप सेम एज इट इज़ मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। अब इसमें कुछ आइज़ में एक दो डिजीज़ होती हैं, ठीक है। तो उस डिजीज़ के बारे में भी हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है। देखो, सबसे पहले है हमारे पास आइज़ के बारे में हम लोग पढ़ रही हैं। आपको यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। मसल्स वगैरह मैं यहाँ नहीं पढ़ा रही हूँ, बिकॉज मसल्स वगैरह हम सब हमारा बायो में क्लियर कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। बिकॉज वहाँ पे हम काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे स्किप टू द गुड पार्ट, स्किप फॉर द गुड पार्ट, हमें उसको क्या कहते हैं, अच्छे पार्टों के लिए, मतलब बायो के लिए मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए वहाँ तक स्किप कर रही हूँ। अब उससे पहले तक हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ये है जो हमारा लीस्ट डिस्टेंस मीन्स क्लोजेस्ट डिस्टेंस जो होती है हमारी, 25 सेंटीमीटर, ये वाली लर्न करके रखिएगा। और इसके बाद है जो हमारी बेसिक मेन है, जो 2-3 डिजीज़ है। एकोमोडेशन का मतलब होता है जो कैसे आप, जैसे एकोमोडेशन, देखो यहाँ पे एकोमोडेशन करके एक वर्ड आएगा, उसको मतलब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि आप कोई ये जो अभी देखो, जैसे कि मैं वीडियो बना रही हूँ फ़ोटोज़ के लिए, ये वीडियोज़ बना रही हूँ आपके लिए, तो एक कैमरा को एक एंगल पे घुमाते हैं, कैमरा को, वीडियोज़ को, फ़ोन को एक एंगल पे घुमाते हैं। जब तक हम उसको घुमाते हैं तब तक जो हमें एग्जैक्ट वीडियोज़ की साइज़ जो चाहिए, एग्जैक्ट फ़ोटोज़ चाहिए, वो जब तक आपको नहीं मिल जाता अच्छा से, आप खुद ही सेल्फी लेते हो या फिर आप खुद फ़ोटो क्लिक करते हो, तो उसमें जब तक उसको एडजस्ट करते रहते हो, एकोमोडेशन का मतलब है एडजस्टमेंट, ठीक है। उसको जब तक आप एडजस्ट करते हो तब तक आपको अच्छी सी, आपको जो आपके एक्सक्यूज़ मी, देखो जब, चलिए ठीक है। तो मैं बोल रही थी एकोमोडेशन। तो एकोमोडेशन है कि जैसे कि आप किसी भी चीज़ को, जैसे मैंने बताया है कि आप लेंस वगैरह को, जैसे आप फ़ोन वगैरह को या फिर कैमरा को सेट करते हो कि ताकि आपको एक अप्रोप्रिएट इमेज, आपको जो रिक्वायरमेंट है वो मिल जाए। तो इसी के वजह से, इसीलिए हम क्या करते हैं उसको, उसी को बोलते हैं एकोमोडेशन, ठीक है। तो इसी में हमारा आँख में, हम जो आँख का यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको आँख को एक अच्छे तरीके से प्रॉपर्टीज़ है कि वो खुद ब खुद अपने आप को एडजस्ट कर लेती है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं एकोमोडेशन, ठीक है। 25 सेंटीमीटर इसका नियरेस्ट साइड है नॉर्मल विजन का, ये वाला दिया हुआ है। अब देखो कुछ डिजीज़ दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें सबसे पहले दे दिया प्रेस बायोपिया क्या होती है, इसमें क्या होती है, एक ओल्डर इमेज, इफ़ एन एल्डरली पर्सन ट्राई टू रीड अ बुक, जब बहुत बूढ़े लोग होते हैं वो बुक पढ़ना चाहते हैं, अबाउट 25 सेंटीमीटर उसको रख के फ्रॉम द आइज, द इमेज अपीयर ब्लर, तो उसका इमेज क्या होता है, ब्लर दिखता है, उसको क्लियर इमेज नहीं दिखता है। द कंडीशन इफेक्ट, ये कंडीशन, दिस कंडीशन डिटेक्ट द आइज कॉल्ड प्रेस बायोपिया। तो इसी डिजीज कंडीशन को हम प्रेस बायोपिया बोलते हैं। प्रेस बायोपिया किस में होती है, ये ओल्ड एज पर्सन में होती है, ठीक है, दादाजी में।
ये प्रेस बायोपिया हमारे दादाजी में होते हैं। दादाजी को जो दूर की चीज़ नहीं बोलते, दादाजी की हमें दिखाई नहीं दे रहा है तो मोटे मोटे लाल बड़े बड़े गोल गोल वाले चश्मा लगाते हैं वो लोग, ठीक है। बस डिजीज़ रखो, ठीक है। इसको कैसे करेक्ट किया जाता है, इसमें क्या करना है, मेन आपको डिजीज़ का नाम लिखना है और फिर एक कैसे करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस रिक्वायरमेंट है वो याद करना है, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। ये देखो अब इसमें करेक्ट कैसे किया जाता है, तो इसके लिए कन्वर्जिंग लेंस मीन्स यहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा, कन्वर्जिंग लेंस यूज़ करनी पड़ेगी इसको करेक्ट करने के लिए। एक मोटा मोटा सा एक कन्वर्जिंग लेंस इसको लगा देंगे जिससे उसके चश्मे में कन्वर्जिंग लेंस लग जाता है, जिससे उनका रीडिंग वाला प्रॉब्लम ठीक हो जाता है, ठीक है। चलिए अब देखो, अब हमारा है मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है, द लाइट ऑफ फ्रॉम ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से लाइट है अराइव करती है फ्रॉम एट एन आई लेंस पे अराइव होती है हमारी, में गेट कन्वर्ज, और कन्वर्ज हो जाती है एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती है इन ए फ्रंट ऑफ मिरर, इसमें रेटिना के पहले ही कन्वर्ज हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, तो उस डिजीज़ को क्या बोलते हैं, नियर साइटेडनेस, मायोपिया, ठीक है। इसको नियर साइटनेस बोलते हैं या फिर इसको मायोपिया बोलते हैं। या मतलब ये हमें लाइट कब दिखेगी एग्जैक्टली, हमें उसका तब दिखेगा जब हमें मायोपिया रेटिना पे पड़ेगा, तो डिजीज़ हो जाती है तो रेटिना के पहले बन जाती है, रेटिना के बाद बन जाती है, जिसकी वजह से हमें उसको करेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें इस केस में क्या बन रहा है, रेटिना के पहले बन रहा है, याद रखिएगा कि इस केस में रेटिना के पहले बन रहा है, यहाँ पे इन फ्रंट लिखा हुआ है, क्या इसका मतलब रेटिना के पहले बन रहा है, ठीक है। ये वाली लाइन बहुत ज़रूरी है। तो इसको करेक्ट करने के लिए हमें प्रोड्यूस करते हैं कन्वर्जिंग लेंस, इसको हमें ताकि वो एक कन्वर्जिंग लेंस यहाँ पे हम, तो इसको टू मच कन्वर्ज, इसको करने के लिए हम कनकेव लेंस लगा देते हैं, एक कनकेव लेंस लगा देते हैं बिटवीन आँख के बीच में और रेटिना के बीच में, बिटवीन आइज़ एंड ऑब्जेक्ट, जो आइज़ का मतलब आँख और ऑब्जेक्ट के बीच में लगा देते हैं, जो ये लेंस को क्या है डाइवर्ज कर देगा, जितना शेप था उस शेप से थोड़ा सा आगे कर देगा, तो ये रेटिना पे हमारी इमेज बना देगी, ठीक है। कन्वर्ज करने के लिए यहाँ पे कनकेव लेंस, करेक्ट करने के लिए, करेक्शन के लिए कन्वेक्स लेंस चाहिए, कनकेव लेंस चाहिए। मायोपिया के लिए करेक्ट के लिए कनकेव लेंस चाहिए, क्यों, क्योंकि ये रेटिना से पहले, मायोपिया है जो पहले बना देता है, ठीक है। देखो यहाँ पे फिगर भी बना के दिया हुआ है आपको डायग्राम, सो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये नॉर्मल था मायोपिया का केस, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल पूरा आँख का दिया हुआ है, जो हम आगे आपको यहाँ पे भी अगर समझ आ जाएगा, अगर आपने ब्रेन वाली चैप्टर पढ़ ली भी या नहीं पढ़े तो वन शॉट्स में जब मैं पढ़ाऊंगी तो आपको आइज़ पढ़ाऊंगी तो उसमें आपको सारा क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, मायोपिया वाला दिया हुआ है, यहाँ पे पहले ये आपका इमेज है, ये हमारी रेटिना वाली पोर्शन होती है, ठीक है। तो ये रेटिना से पहले यहाँ पे बन गया, तो इसमें हमने क्या लगाया, कनकेव लेंस, यहाँ पे कनकेव लेंस लगाया, तो जिसकी वजह से यहाँ पे कनकेव लेंस क्या करती है, डाइवर्स कर देती है, तो डाइवर्स का मतलब जितना बना उससे और आगे बन जाएगा, तो और आगे बन गया तो हमारा ये रेटिना पे बन गया, ठीक है, समझ गए। चलिए ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है शॉर्ट साइटनेस का मतलब पास में बन गया, शॉर्ट का मतलब पास में बन गया, तो उसको हमें नॉर्मल करना है, ठीक है, मायोपिक आइज, ठीक है। अब इसका करेक्शन के लिए हमने कौन सा लेंस याद किया, बस आपको याद रखना है बीमारी क्या होती है, और उसके बाद उसमें हमने मेन सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि करेक्ट किससे करते हैं, करेक्ट वाला याद हो जाएगा तो बेसिकली याद हो जाएगी, ठीक है, समझ गए। चलिए अब है एक दूसरा, एक है हमारा वो, ये देखिए, देखो अब है ये, इसको फार साइटनेस बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया मतलब हाइपर मतलब बहुत ज़्यादा, मेट्रोपिया का मतलब हाइपर का मतलब बहुत ज़्यादा, मेट्रोपिया में भी बहुत ज़्यादा, मीन्स इसका मतलब ये बिहाइंड, इसका जो आपका इमेज बनेगा, वो बिहाइंड द रेटिना के पीछे बन जाएगा। देखो पॉइंट बिहाइंड द रेटिना के पीछे बन रहा है, ठीक है। मैं जो बोल रही हूँ उसको बस उसी को आप पॉइंट आउट कर रही हूँ, उसी वाले को आपको याद करनी है, उससे ज़्यादा ना उससे कम नहीं, ठीक है। अभी एग्ज़ाम इतना नज़दीक आ गया तो बस एग्जैक्ट याद रखो। अब उसके बाद याद रखो कि इसको करेक्ट किससे करते हैं, इसको करेक्ट करने के लिए आप यूज़ करते हो कन्वर्जेंट लेंस, यहाँ पे है कनकेव लेंस, ठीक है। देखिए कि कनकेव लेंस क्या करते हैं, कन्वर्ज, इमेज को जितना दूर था उसको कन्वर्ज करके पास में ले आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बना था, ये रेटिना वाली पोर्शन है, तो रेटिना से क्या बाहर बन गई, तो रेटिना से बाहर बनी तो उसको पास में लेके आ गई, ठीक है। तो पास में लेके आएगी, तो यहाँ पे देखिए पास में लेने के आने के बाद देखिए क्या बन गया, यहाँ पे ये था दूर तो ये पास में आ गया, तो ये अब ये नॉर्मल सेटअप हो गया, ये सही है, ठीक है। अब देखो
मेट्रोपिया तक हो गया। एक होता है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन क्या होती है? ये दोनों का कॉमन विजन, इसमें विजन में दिस ऑकर, इसमें क्या हो जाता है हमारा कि व्हेन द कॉर्निया इज नॉट स्फेरिकल, इसमें कॉर्निया जो हमारी होती है वो स्फेरिकल नहीं होती है। बेसिकली ये हमारी कॉर्निया का ही चेंज इसमें प्रॉब्लम होने लगता है। ठीक है, हमारा कॉर्निया का प्रॉब्लम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल द कॉर्निया कुड हैव लार्जर कर्वेचर, कॉर्निया के पास या फिर लार्जर कर्वेचर हो जाता है इन द वर्टिकल प्लेन देन द हॉरिजेंटल प्लेन। मतलब इसका बेसिकली जो कॉर्निया का जो प्लेन है वो चेंजेस होने लगते हैं। ठीक है, वाइस वर्सा। या फिर हो सकता है ये कॉर्निया का जो हॉरिजेंटल होगा या वर्टिकल होगा हॉरिजेंटल होगा। ठीक है, इफ द पर्सन विथ सच डिफेक्ट इन आईज लुक लाइक ए वायर मेश और एक ग्राइंड लाइन फोकसिंग इन आइदर द वर्टिकल और द हॉरिजेंटल, उसमें उनको ना वर्टिकल हॉरिजेंटल में कंफ्यूजन होने लगती है कि वर्टिकल लाइन और हॉरिजेंटल लाइन है ना, अगर आप उसको दिखाओगे तो वो क्लियरली उस दोनों में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा। ठीक है, एस्टिग्मेशन रिजल्ट, इसके बाद एस्टिग्मेशन का रिजल्ट होता है इन लाइन इन ऑर्डर बीइंग वेल फोकस while pose the perpendicular direction may appear distorted। मतलब बोला जैसे कि उसको वो क्लियरली अपने जो उनका लाइन में होती है वो लाइन को क्लियरली विजिबल करके डिस्टिंग्विश करके आपको नहीं समझा सकता है वो जिस बंदे को एस्टिग्मेशन हुआ है। उसको कैसे हम यूज़ करते हैं, करेक्ट करते हैं? एस्टिग्मेशन को करेक्ट करने के लिए हम एक यूज़ करते हैं वो सिलिंड्रिकल लेंस। ठीक है, सिलिंड्रिकल लेंस यूज़ करते हैं जिसका डिज़ायर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर विथ करेक्टेड बाय यूजिंग विथ एन एप्रोप्रिएट डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। ठीक है, समझ गए? चलिए, करेक्शन वाला तीन मैंने जितना बताया वो सबका करेक्शन वाला लेंस याद रखिएगा और डिजीज़ का थोड़ा बहुत। बेसिकली आपको ये करेक्शन के लिए ही पूछा जाएगा और ये तीनों एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इस डायग्राम को भी लर्न करके रखोगे। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, ये जो लाइन है इस लाइन में इसको प्रॉब्लम हो रही है, कुछ अलग तरीके से दिख रहा है, इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है, तो ये लाइन है। और देखो यहाँ पे इमेज उसके रेटिना पे पड़ा भी नहीं है। ठीक है, तो उसी पे हमने एक डंबल, ये क्या बोलते हैं उसको, सिलिंड्रिकल इमेज लगा दिया, तो यहाँ पे जो उसको कॉर्निया पे जो लाइन पड़ रही थी बाहर से वो एज इट इज अब उसको दिख रही है। समझ गए? सो ये तो हो गई हमारी। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। चलिए सो अब पढ़ रहे हैं हम माइक्रोस्कोप। ठीक है, देखो माइक्रोस्कोप क्या होता है? सिंपल माइक्रो, सबसे पहले माइक्रोस्कोप में पढ़ेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का सेकंड नंबर है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप, फिर पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में देखो मैग्नीफिकेशन यहाँ पे m इज इक्वल टू d/u नॉर्मल, सर याद कर लीजिए। फिर इसके बाद इसका है LDW मतलब क्या ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट विजन है तो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू 1 + d/v। लिस्ट लिखा हुआ है तो लिस्ट का इज इक्वल टू 1 + d/v 1 + d/f। ठीक है, और इसके बाद इन्फिनिटी पे है तो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू d/f। ठीक है, d/f को यहाँ पे आपने मैग्नीफिकेशन d/f इज इक्वल टू d/u भी लिख सकते हो। ठीक है, बस फार्मूला याद कर लीजिए। अब दूसरा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप है तो देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में तो एक दोनों का मिक्सअप होगा, एक फोकल लेंथ और आईपीस दोनों का होगा। तो यहाँ पे हो जाता है मैग्नीफिकेशन ऑफ MO का मतलब मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव आइज की, तो ऑब्जेक्टिव आइज इक्वल टू होता है V/V0/U0, V ऑब्जेक्टिव बाई U ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद आईपीस इक्वल टू d/u। ठीक है, समझ गए? चलिए अब है मैग्नीफिकेशन, तो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू MO इंटू ME, दोनों का दोनों। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू M ऑब्जेक्टिव इंटू M आईपीस। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -V0/U0 प्लस d/u। ठीक है, ये याद रखिए। यहाँ पे डिस्टिंक्ट विजन है तो यहाँ पे VO/VU तो होगा ही, या 1 + d/f ये हो जाएगा क्योंकि ये डिस्टिंक्ट विजन के केस में हम लोग ये वाली लेते हैं। और यहाँ पे इमेज इन्फिनिटी पे है तो -V0/U0 इंटू d/f ओ। ठीक है, समझ गए? चलिए समझ गया, फॉर्मूला याद रखिए। अब है टेलीस्कोप पढ़ेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव है, आईपीस है। ऑब्जेक्टिव का हो जाएगा मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू बीटा/अल्फा होता है, बीटा/अल्फा। यहाँ पे हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू, बीटा किसको बोलते हैं? बीटा इज इक्वल टू इंस्ट्रूमेंट के साथ आई पर विजुअल एंगल, जो इंस्ट्रूमेंट के साथ वाली जो आँख पे जो एंगल बनेगी तो उसको हम बीटा बोलते हैं। और अल्फा इज इक्वल टू विजुअल एंगल विदाउट इंस्ट्रूमेंट।
समझिए, अल्फा इज इक्वल टू होता है विजुअल एंगल का विदाउट इंस्ट्रूमेंट, बिना इंस्ट्रूमेंट के विजुअल एंगल बनती है उसको, ये दोनों याद रखिए, बीटा बाई अल्फा। बीटा इज इक्वल टू जो आँख पे जो इमेज बनती है वो इंस्ट्रूमेंट के साथ, और अल्फा इज इक्वल टू विजुअल एंगल है विदाउट इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट के बिना, ठीक है। मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू माइनस एफ ओ बाई एफ यू नोट, ठीक है, एफ ओ बाई एफ ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव बाई यू ई, ठीक है। चलिए देखो सेम एज इट इज़ बना हुआ है कि अगर यहाँ पे एफ ओ माइनस एफ ओ बाई यू ई है, और यहाँ पे अगर डिस्टिंक्ट विजन होगी तो ये हो जाएगा एफ ओ बाई एफ ई इंटू 1 प्लस एफ बाई डी ई, एफ ई बाई डी, ठीक है, समझ गया। और यहाँ इन्फिनिटी पे हो जाएगी तो सीधे माइनस एफ ओ बाई एफ ई, ठीक है। चलिए समझ गया। और ट्यूब लेंथ जो एल यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, ये वाली पोजीशन, इसको हम ट्यूब लेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो ट्यूब लेंथ इज इक्वल टू होता है सम ऑफ दिस फोकल लेंथ, सम ऑफ दिस फोकल लेंथ, इनकी जो फोकल लेंथ होती है उनको हम बोलते हैं ट्यूब लेंथ, ठीक है। सो दैट्स इट, ये चैप्टर हो गई हमारी कंप्लीट। अब एनसीईआरटी से कुछ देख लेते हैं। चलिए देखो ये वाला जो हम एनसीईआरटी से देख लेते हैं। एनसीईआरटी में जो पूरा डिटेल दिया हुआ है तो आप डिटेल पढ़ोगे, फॉर्मूला को यूज़ करना है, एज इट इज़ यही यूज़ करना है। चलिए देखिए सारे मैंने आपको सारा बता दिए हैं इसमें, ठीक है। मैंने पेजेस भी दिखा दिए, जो पेजेस में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो उसको आप देख सकते हो। चलिए ओके, चलो अब ये समरी वाली है, इस समरी वाले पेजेस को ये हर चैप्टर का ये एटलीस्ट ये समरी वाले पेजेस ना आप याद ही किया करो, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे होते हैं, ठीक है। ये जो दिया हुआ है उस समरी वाले पेजेस को पढ़ लेना एक बार, फिर प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे इंस्टा पे भी आप फॉलो करके मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर डीएम कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज करोगे तो मैं आपको रिप्लाई करके आपको आंसर सॉल्व कराऊंगी, ठीक है। देखिए ये सब कर लीजिएगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी कर लो अगर टाइम है तो, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं इसके, ठीक है। चलो सो दैट्स इट, हो गई हमारी चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। चलो तो ऐसे मैं हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स के देती रहूँगी, और बायो के जो मैं पढ़ाती हूँ वैसे पढ़ाती रहूँगी। टाइम नहीं है तो अब हम डायरेक्ट शॉर्ट नोट्स करके डायरेक्ट मतलब पूरा सॉल्व करेंगे। एक दिन में मैं एक चैप्टर कंप्लीट करने का कोशिश करूँगी, ताकि आपका क्लियर होता जल्दी से, आप जल्दी से फैब के लास्ट तक पूरा तरीके से कंप्लीट कर लो। चलो ठीक है, थैंक यू, ओके बाय।